This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले माली साल में जो परफॉर्मेंस रही है वो तो काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन है। टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें 20.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी हार्डली कोई 21 अरब डॉलर की हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स रहीं पिछले माली साल में। मुझे याद पड़ता है 2009-10 में हमने टॉप परफॉर्मेंस जो दिखाई थी एक्सपोर्ट में वो उसी साल थी। 24.5 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हुई थी 2009-10 में। उसके बाद हमने ये फिगर्स नहीं देखी। अब जब बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं जी उस वक्त अगर हम देखें तो दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस बहुत हाई थी, इस वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। आज की बात करें तो कमोडिटी प्राइसेस चूँकि कम हैं, नीचे लेवल पे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो GSP प्लस फैसिलिटी हमें मिली 1 जनवरी 2014 से लेकर अब तक, उसका क्या वाकई हम बेनिफिट उठा पाए हैं या नहीं पाए हैं। जब ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी, ये बातें हो रही थी कि जी देखें 28 मेंबर, जो इस वक्त 27 मेंबर है, 28 मेंबर ब्लॉक में अगर हम देखें तो हमारी बायलैटरल ट्रेड इनके साथ तकरीबन कोई 11 से 12 अरब डॉलर की होती है। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो तकरीबन 25% से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन के इन्हीं 28 ममालिक, जो अब 27 ममालिक की हम बात करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा फोकस था। ये कहा जा रहा था कि GSP प्लस फैसिलिटी मिलने के बाद हम हर साल तकरीबन 1 से 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इजाफा देखेंगे अपनी एक्सपोर्ट में। वो इजाफा तो नहीं हुआ, कमी देखी। अब पिछले माली साल में अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर देखें तो अगर डबल डिजिट्स में हम डिक्लाइन देख रहे हैं। सिर्फ टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 7 से 7.5% की कमी देखी है हमने। यूरोपियन यूनियन से जो फैसिलिटी हमें मिली उससे हम फ़ायदा ना उठा पाए, उसकी क्या वजूहात? वियतनाम है जहाँ पे स्पिनिंग दबा के हो रही है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्या बांग्लादेश है जहाँ पे गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम देख रहे हैं इजाफे के साथ एक्सपोर्ट हो रही हैं। क्या इंडिया है जहाँ पे तकरीबन 60 बिलियन रुपीस का टेक्सटाइल को पैकेज दिया गया, जिसके ज़रिए वो कहते हैं कि जी 1 करोड़ लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी आने वाले 3 सालों में। क्या यहाँ पे जो मसाइल हैं एनर्जी के हवाले से हम बात करते हैं, बिजली गैस के मसाइल हैं, क्या वो हैं? सिक्योरिटी के मसाइल हैं? कॉस्ट ऑफ डूइंग बेसिकली बहुत ज़्यादा है। मसाइल आखिर हैं क्या कि हम अपने एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो इक़दाम हमने किए थे वो ऐसा कर नहीं पाए। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुताबिक अनाउंसमेंट हुई थी कि जी ये देखें जो 2015 से 2018 तक की हम बात करें कि 2018 तक हुकूमत ने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचेंगी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। हुकूमत इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख़ुद भी इस हवाले से सोच रही कि इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से इस वक्त क्या करें, जबकि वियतनाम में देख रहे हैं कि बेतहाशा तरक्की हो रही है, जबकि देख रहे हैं कि TPP जो ट्रांस पैसिफिक प्रोग्राम है इसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि कुछ ममालिक मिल के एक दूसरे को हेल्प आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि मलेशिया भी है और फिर ज़ाहिर US एक बहुत बड़ी मार्केट है। क्या वजूहत है कि US की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो तुर्की से जाती हैं। क्या वजूहत है कि रशिया की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 70% से ज़्यादा होम टेक्सटाइल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो तुर्की से ही जाती हैं। पाकिस्तान से आखिर क्यों नहीं जाती? क्या हम इन ममालिक की मार्केट्स को अभी तक समझ नहीं पाए, या हमारे वसाइल महदूद हैं, या हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ एज सच इतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के हवाले से? क्या हुकूमत जो इक़दाम करना चाहती है, जो फैसिलिटेशन करना चाहती है, वो कर नहीं पाती? आखिर वजूहात क्या हैं? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इसी वाले साझे में इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद हनीफ लाखानी साहब ने, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं लाखानी सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के। हनीफ साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल के हवाले से बात करें, ख़ास तौर पे होम टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सेक्टर की बात करें, कुछ कर नहीं पा रहे हम लोग? आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो बात कही
वो सब चीज़ों का एक मजमुआ तो आपने बना दिया कि हमने एक्सपोर्ट हम बढ़ा भी नहीं सके, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मसला है और इसके अलावा दूसरी और भी मसाइल हैं। लेकिन इसके एक और जो चीज़ जो हम लोगों ने कभी फोकस नहीं की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो थी मार्केटिंग। हमारी जो मार्केटिंग है वो हमेशा से बड़ी वीक रही है। वी हैव बीन ऑलवेज लो वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड चीप प्रोडक्ट्स के अंदर हम काम करते रहे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी दुनिया में टर्मोइल आया तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है, दुनिया में आप कहीं भी जाएं तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है गरीब आदमी होता है। बिल्कुल ठीक। उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो वो हमको डायरेक्ट उस रिलेशन से हमारी एक्सपोर्ट के अंदर कमी बेशी होती है। ये तो एक जनरल सी बात हो गई। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट पिछले सालों में कम हुई, उसके अंदर डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करते रहते हैं और ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी सूरत हाल रही और इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है काफ़ी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने की उम्मीद है मुझे। और मुझे लगता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी गैस के जो मसाइल हैं वो रिज़ॉल्व होंगे और उम्मीद है कि इसमें आगे बढ़ेगा मामला। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने एज ए एंटरप्रेन्योर ये भी देखना होगा कि हम सिर्फ क्या पाकिस्तान इज़ ओनली अ कंट्री टू एक्सपोर्ट होम टेक्सटाइल्स, ऐसा नहीं है। वी आर अ 22 करोड़ पीपल नेशन और हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और बनानी चाहिए और पिछले सालों में बनती भी रही हैं। लेकिन चूँकि होम टेक्सटाइल को हुकूमत की भी थोड़ी सी प्रमोशन रही, थोड़ा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट था उसके अंदर भी होम टेक्सटाइल, तो एवरीबडी वेंट फॉर होम टेक्सटाइल एंड दे डिड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन होम टेक्सटाइल। तो हमारा वो शोबा तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से तरक्की किया। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आर्ट सेल की इंडस्ट्री। अब हमारी जो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो तो एक लिमिटेड प्रोडक्शन है, जितनी भी है, जब क्रॉप आएगी 14 मिलियन 12 मिलियन जो जितनी भी होगी, हम कुछ इंपोर्ट भी कर लेंगे। वो तो एक हो गया हमारा एक सेगमेंट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो एक्सपोर्ट जो है इंशाल्लाह ताला ज़रूर कमी आई है। इसकी वजूहत जो आपने इंट्रो में कही कि जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस थी कमोडिटी की वो कम हुई तो उसका असर भी आया। अच्छा, इसी पे जैसे आपने कहा ना कि जी कॉटन के हवाले से अगर बात करें, जी अगर हम रिसेंट अपनी डेवलपमेंट देखें कॉटन की क्रॉप के हवाले से था ना कि 14-15 मिलियन बेल्स तक तो अचीव करते रहे। बिल्कुल। अब अगर 10 मिलियन बेल तक आ गए हैं और इंपोर्ट की बात करें तो अब लोग तो ये कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो यार्न की डंपिंग कर रहा है पाकिस्तान में, सब्सिडाइज रेट पे कर रहा है। फिर अगर कॉटन की इंपोर्ट के हवाले से बात करें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कॉटन की इंपोर्ट पे अगर ये जो 4% कस्टम ड्यूटी है, 5% सेल्स टैक्स लगाया हुआ है, इसको भी हटाएं। इसको हटाने से क्या आप समझते हैं कि हमारे सिस्टम में बेहतरी आएगी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस खासतौर पे? नहीं, देखिए जहाँ तक सेल टैक्स की बात है तो ये बजट के अंदर तो सेल टैक्स तो एक्सपोर्ट के लिए तो ज़ीरो रेटेड हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया। इंपोर्ट के ऊपर भी अगर आप यान कॉटन की आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं तो उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं है। यान मंगवा रहे हैं तो आप अगर कॉटन मंगवा रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर कि जिसके ऊपर सेल टैक्स, आई थिंक वो सेल टैक्स नहीं होना चाहिए। शायद वो ग्रोअर स्टेज के ऊपर लगा हुआ है, जिनिंग स्टेज के ऊपर, तो यहाँ होगा तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो वो सेल टैक्स अगर है तो उसको भी नहीं होना चाहिए, अगर क्योंकि वो चेन का पार्ट है, वो पूरी चेन चल रही है ना। तो इसमें आप कहीं भी किसी स्टेज पर भी अगर आप सेल टैक्स लेंगे तो इवेंचुअली जब एक्सपोर्ट होगा तो आपको रिफंड देना पड़ेगा और फिर रिफंड मीन्स स्टकअप, यानी पैसे मिलेंगे नहीं आपको। वादे किए जाएंगे लेकिन पैसे मिलेंगे नहीं। अब मैं इतनी ज़्यादा वो तो नहीं बोलूँगा लेकिन हकीकत तो ये है ना। अब बिग देखिए जो बड़ी कंपनीज होंगी ना वो तो समहाउ मैनेज कर लेती हैं, जो मिडिल इंटरप्राइज या लोअर मिडिल इंटरप्राइज है ना उनके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। कैश क्रंच, बिल्कुल मसाइल, बिल्कुल फैक्ट्री क्लोजर, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कुछ लोग भाग भी गए हैं? हाँ बिल्कुल,
देयर इज नो डाउट। सारे पैसा नहीं है, बैंक की तरफ से कॉल्स आती होंगी। बिल्कुल, आप चूँकि आप ये बिजनेस के लोगों से आप तो इंटरव्यू करते रहते हैं, तो आपको तो ये बहुत आइडिया है, और इसमें कोई वो दो राय नहीं है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग कैश क्रंच प्रॉब्लम, और उससे जो है वो आगे जो पेमेंट्स नहीं करते हैं, तो फिर वो लोग परेशान होते हैं जो सप्लायर्स हैं, फिर उनको माल नहीं मिलता है, दे कैन नॉट फुलफिल द ऑर्डर्स, इस बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन अब तो खैर गवर्नमेंट ने ये तो कर दिया। अब उन्होंने, देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी भी ये SRO के अंदर एनोमली है। अगर आप टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो आपको 10% कैश सेल टैक्स देना पड़ेगा पोर्ट के ऊपर। 10% सेल टैक्स, कैश सेल्स टैक्स आपको पोर्ट पे देना पड़ेगा मशीनरी के ऊपर। ये दुनिया में और किस मुल्क में है इस तरह का सिस्टम? सर जी, मैं तो ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि किसी मुल्क में, लेकिन मेरे हिसाब से किसी मुल्क में भी नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी इज़ बेसिकली मेंट टू बी इंस्टॉल्ड इन द कंट्री। उससे जॉब क्रिएशन होगी, आपके मुल्क में बेहतरी आएगी, काम मिलेगा लोगों को। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आवर एसोसिएशंस एंड चैम्बर्स आर ऑल फाइटिंग अबाउट। और हमें तो उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल एट द मोमेंट, लास्ट ईयर टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे लोगों ने काफ़ी मशीनरी इंपोर्ट की है, और ये मशीनरी पोर्ट के ऊपर है रास्ते में। अब वो एक ऑप्शन जो गवर्नमेंट दे रही है वो ये है कि आप एक और SRO है एक्सपोर्ट बॉन्ड का, उसमें आप मंगवा लें, तो उसमें आपको सेल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन सर वो जो ऑर्गेनाइज कंपनी है वो तो ये सब चीज़ें कर सकती है, लेकिन देखिए अगर आपने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है ना, तो जो बड़ी कंपनीज है, दे हैव रिसोर्सेज, दे आर डूइंग इट एट द हिल्ट। आपको मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कंपनीज जो है ना, उनको आपने ग्रो करवाना है, तो आपका एक्सपोर्ट जो है ना, जो 25 बिलियन या इससे भी ऊपर जो 35 बिलियन का टारगेट है आपका, वो जब ही अचीव होगा। इससे पहले, इसके बगैर नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ फोकस करेंगे होम टेक्सटाइल के ऊपर तो नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ फोकस करेंगे कि ये हम टेडी टॉवेल्स कर लेंगे, हम ग्रे क्लॉथ कर लें, यार्न कर लें, सही, ओके, दिस इज़ आवर प्रोडक्ट्स एंड दिस हैज़ टू बी मार्केटेड अब्रॉड, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन बट यू नीड टू हैव मोर प्रोडक्ट मिक्स, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिक्स करना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हाँ, अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें जी, जैसे आपने कहा टेरी टॉवेल के हवाले से, अब बहुत से ममालिक में भेज रहे हैं ना हम टेरी जी हाँ, टॉवेल्स। बिल्कुल भेज रहे हैं, पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। वॉल्यूम के हवाले से क्या बताएंगे कि कितना वॉल्यूम होगा तकरीबन ओवरऑल अगर पाकिस्तान से बात करें? कौन कौन से ममालिक में भेज रहे हैं? आप भी तो भेज रहे हैं। हम लोग तो हम मोस्टली यूरोपियन कंट्री भेजते हैं, जर्मनी, डेनमार्क, इंग्लैंड, इस जगह भेजते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो USA जाती है। इसके बाद फिर हमारी जो लो एंड प्रोडक्ट जो है वो अफ्रीकन कंट्री जाती है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी कुछ मसले मसाइल रहे, तो वहाँ थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम हो गया है। लेकिन थोड़ी सी बात मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हमारी हर प्रोडक्ट के शोबे में इंडिया इज़ कमिंग अप वेरी एग्रेसिवली। आज से 5-7 साल पहले इंडिया वॉज नोवेयर इन टेरी टॉवेल्स, नोवेयर। आज जो है इंडिया इज़ अ बिग प्लेयर इन टेरी टॉवेल वर्ल्ड वाइड। इन्होंने बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग की है। ऐसे ही जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं अपनी, जो बेडशीट की, उसकी भी प्रोडक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी। तो ये तो है कि इंडिया जो है वो वी इज कम्पीटिंग विद पाकिस्तान इन एवरी एरियाज। इंडिया में तो इस वक्त देखें सूरत हाल ये है कि चाइना भी, क्योंकि चाइना में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा हुआ, तो काफ़ी चाइनीज़ ने भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है। फिर इंडिया में जो अभी रिसेंटली हमने डेवलपमेंट देखी कि सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 60 अरब रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया है और कहा कि जी 1 करोड़ लोगों को हम जॉब देंगे आने वाले 3 साल में। उनकी अप्रोच तो बड़ी लॉन्ग टर्म है, वो चाहते हैं कि अपने इस सेक्टर को बढ़ावा दें। वो $30 बिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल कर रहे होंगे, और उसमें कोई शक नहीं है कि वो उसके करीब पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट पिछले 5 सालों में, इंडिया वाज द
लार्जेस्ट बायर ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी इन लास्ट 5 years। बहुत ज़्यादा इंडिया ने अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस किया है और अपग्रेड किया है। उनके यहाँ जो है वो जोन्स उन्होंने बनाए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स पूरे बहुत सारे स्टेट्स में, और वहाँ पर बहुत सारी किस्म की इन्होंने सब्सिडीज और दी हुई हैं। ये बताएं हनीफ साहब कि हम टेक्सटाइल सिटी के हवाले से कराची में काफ़ी ज़्यादा बातचीत सुनते रहे हैं कि जी जिस तरह फैसलाबाद है इसी तरह जो है ना कराची में टेक्सटाइल सिटी होगा। फिर ये भी खबरें आई कि जी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आए हैं और उसके ज़रिए जो है ना वो उन पैसों से ज़मीन भी ख़रीद ली गई है। ये बताएं कि ये ख्वाब कब पूरा होगा? फ़िलहाल ये टेक्सटाइल सिटी में तो नहीं पूरा होगा, इसलिए कि ये टेक्सटाइल सिटी जो इन्होंने अपफ्रंट स्टार्ट की ना, वो जो लैंड की जो कॉस्ट जो ऑफ़र की एंटरप्रेन्योर्स को, इट वाज वे आउट ऑफ देयर रीच, इट वाज टू एक्सपेंसिव। यानी आप जो है एक तो 30-40 किलोमीटर्स ड्राइव करके जाएं कराची से बाहर, और फिर वो डेफिनेटली उन्होंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देंगे, लेकिन इट वाज टू मच ऑफ अ हैसल, क्योंकि यहाँ पर जो अपना जो सिर्फ कराची के अंदर शाहरा फैसल ही है जो वो ले जाता है हमको पोर्ट कासिम, और कोई तो रास्ता नहीं है। तो वो जाना आना इट वाज नॉट, और जो प्राइस जो थी उनकी उस वक्त उन्होंने जो कहा था कि इस प्राइस के अंदर आपको हम देंगे, वो इट वाज इट्स आउट ऑफ रीच, इट वाज आउट ऑफ रीच। तो आप क्या समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया, ज़मीन खरीदी गई, फिर सिंध गवर्नमेंट के हवाले से हम देखें तो दोनों मिलके भी इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में नाकाम रहेंगे? सर जी अभी फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी या सिंध गवर्नमेंट चाहेगी तो वो कामयाब हो सकता है। वो आज जो लैंड की जो प्राइस है उसको कम कर दें और कुछ श्योरिटी दे दें कि जो है बिजली और चीज़ें सब मिल जाएंगी। उसमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी था और सब कुछ चीज़ें थी उसके अंदर। वो करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो आएंगे और बहुत जल्दी उसको आप देखेंगे कि वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये बात तो फैक्ट्स हैं कि कराची के अंदर तो एक तो साइड का ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर अब तो बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है कि हालात सिक्योरिटी के हवाले से बेहतर है। और सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़ा प्रॉमिस किया है कि वो जो रोड रास्ते वगैरह जो हैं वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हो रहा है, थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है, ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि काम नहीं हो रहा है। तो अब साइट है एक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो अगर पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज लगे, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइट को, जो ये ओल्ड साइट है वो पानी है। बेसिकली हमारे को जो पानी आ रहा है वो तो सब उधर से आ रहा है, टैंकर से। हम तो बाइंग करते हैं टैंकर से। आपको अपने हिस्से का पानी भी नहीं मिलता? नहीं मिलता, सवाल ही नहीं है। और टैंकर अब कितने में मिल रहा है? सर जी वो तो डिपेंड करता है शॉर्टेज के ऊपर। अगर सिटी में शॉर्टेज है तो 3000 का भी होगा, वरना जो है वो 1500, 2000 का, 1000 का, डिपेंड्स ऑन द सप्लाई और लेवल ऑफ वाटर। सब सॉइल वाटर है कि वो वहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस साल जो है अल्लाह करे और बारिशें ज़्यादा हों तो कुछ बेहतरी हो जाएगी। बारिशें हुई तो थी कराची में माशाल्लाह से, थोड़ा सा हब में पानी तो जमा हो गया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सप्लाई विल बी रिस्टोर्ड फ्रॉम हब आल्सो। राइट। अच्छा ये बताएं अनीफ साहब कि अगर हम बात करें साइट के हवाले से तो सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से इस वक्त बात करता हूँ, लोग कहते हैं जी देखें पिकेट्स वगैरह हर चीज़ बड़ी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। एक वक्त था कि बड़ा ज़ाहिर बहुत ज़्यादा मसला था। अब ये मसला सिक्योरिटी का भी हल हो गया है। जी। दूसरा अगर हम देखें तो एक जो इन्वायरमेंट काम का वो इस वक्त है। जी हाँ। जिन भी लोगों से मेरे आप जैसे दोस्त हैं उनसे जब बातचीत होती है वो कहते हैं यार इस वक्त तो वाकई बिजनेस सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है, लोग काम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या देख रहे हैं कि इस माली साल में हमारी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी होगी, इसलिए कि ज़ाहिर है बिज़नेस इन्वायरमेंट काफ़ी सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो गई है और इकनॉमिक कंडीशन भी कदरे बेहतर तो लगती है। जी हाँ, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह ताला इस साल जो है 2016-17 की बात कर रहे हैं ना आप, मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली देयर विल बी इम्प्रूवमेंट। यानी ये देखिए जो इन्वेंट्री लॉस होना था हमको, जो प्राइस रिडक्शन होनी थी वो तो हम कर चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं जो भी होना था। अब जो है वो अब
उस पैरिटी पर आ गए हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी, क्वांटिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी। एंड विल कंटिन्यू विद दिस। हम बात करें कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से इस वक्त क्या सेंटिमेंट है। जिन लोगों ने सरमायाकारी की है, जो लोग लॉसेस बर्दाश्त करते रहे हैं, क्या अब वक्त आ गया है कि ख़ास तौर पर इस माली साल में उनके लॉसेस कंपनसेट लाजमी हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी होगी। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में आखिर ये जो कमी हुई है, ख़ास पे सिल्क फैब्रिक के हवाले से हम बात करते हैं। अक्सर जब मैं लोगों से कहता हूँ कि यार क्या वजूहत हैं कि इसमें कमी हुई है, वो कहते हैं कि शायद हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं है। बड़ी डिक्लाइन हुई है सिल्क फैब्रिक की एक्सपोर्ट में। फिर अगर हम देखें तो टैक्सेशन के मसाइल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात होती है कि जी रिग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथों से टैक्स लेना चाहती है। क्या हुकूमत को करना चाहिए ताकि देखिए ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इज़ नॉट द राइट थिंग। कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे इस वक्त जिसके ज़रिए हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, टेक्सटाइल सेक्टर को सहारा दें। कॉटन की प्रोडक्शन हम जानते हैं कहाँ, और ख़ास तौर पे अगर देखें तो जब इंपोर्ट की बात करें, क्या वाकई ये जो हम अक्सर में लोगों से बात करते हैं, कहते हैं कि जी ज़्यादातर ये जो यार्न इंपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन 80% से ज़्यादा वो DTRE जो स्कीम है उसके तहत इंपोर्ट हो रहा है। क्या इसी तरह हम बीइंग एन एग्रो बेस्ड इकॉनमी, एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर हमारी इकॉनमी में 20-25% के करीब है, उसके बावजूद हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, यार्न इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों आखिर हम इस तरफ चले गए हैं? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्यों नहीं हम ऐसे इकदाम करते जिसके ज़रिए हम आने वाली नस्लों को कम से कम सिक्योरिटी तो फराहम करें, जॉब्स की और इंडस्ट्री के बढ़ावे के हवाले से। ये बताएं हनीफ साहब कि सिल्क फैब्रिक की एक्सपोर्ट के हवाले से आप देखें तो काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रही है। देखिए ये जो एक्चुअली सिल्क जब हम बोलते हैं तो एक तो वो होता था प्योर सिल्क, तो वो तो अर्ली 50s में और 60s में तो पाकिस्तान के अंदर उसके वो हैंडलूम के ऊपर काफ़ी प्रोडक्शन थी और पावर लूम पर भी थी, और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन भी होती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो गया और बहुत कम रह गई है। अब बनता है, हैंडलूम पर बनता है अभी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, और उसका जो मोस्टली धागा है वो चाइना ही बनाता है और चाइना से ही आता है धागा, और इसके ऊपर जो है हमारी जो डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है वो इसको यूज़ करती है। लेकिन जब इसका जो नेमुल बदल है दैट इज़ सिंथेटिक फैब्रिक, चूँकि हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है इज़ नॉट दैट अफ्लुएंट, तो ये सिल्क का नेमुल बदल है। आज से 20-25 साल पहले ये इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री थी पाकिस्तान के अंदर, एंड पाकिस्तान वाज वन ऑफ द प्लेयर्स इन दिस एक्सपोर्ट में, खासतौर पे एक्सपोर्ट में। हम इसको आर्ट सिल्क फैब्रिक के एक्सपोर्ट के उसमें आप उसमें ब्रैकेट में लेंगे जब आप एक्सपोर्ट देखेंगे पाकिस्तान की। ठीक, तो ये 600 मिलियन 700 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुआ करती थी। अब सूरत हाल ये है कि ये घटते घटते अब ये आ गई है 150-200 मिलियन डॉलर पर, 600 से 150 पे। जी हाँ, बेसिकली हुआ क्या कि जो ये कपड़ा जो बनता था ये उस पर बनता था पावर लूम के ऊपर, ठीक है, और इसमें कुछ ऑर्गेनाइज कंपनीज भी थी, लेकिन जो इसका रॉ मटेरियल था वो मोस्टली इम्पोर्टेड था। यहाँ पर कुछ 4-5 मैन्युफैक्चरर्स भी थे यार्न बनाने वाले, तो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ही ड्यूटियाँ लगाई हुई थी उस वक्त, और वो जो है ना उस इंडस्ट्री ने और वो कम होना शुरू हो गया। एक तो ये हुआ, दूसरा अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड ने इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ वो इस इंडस्ट्री का हुआ, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये अफ़गान बॉर्डर से आता रहा। अब ये अफ़गान बॉर्डर से तो आता रहा, लेकिन एक्चुअल ओरिजिन कहाँ था? ये कपड़े का ओरिजिन था इंडिया, ठीक है। ये कपड़ा एक्चुअल में इंडिया में बनता था और ये अफ़गान ट्रांजिट से आता था, और चाइना का भी ओरिजिन था इसमें। लेकिन पिछले 5 सालों से क्या हुआ कि टोटल कपड़ा जो है इंडिया से आता है, और चूँकि
WTO के अंदर हम लोग हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी तो नहीं लगाई किसी कपड़े के ऊपर, लेकिन इंडियन कपड़ा पाकिस्तान के अंदर बैंड है। यू कैन नॉट इम्पोर्ट फैब्रिक फ्रॉम इंडिया, इट इज एज पर लॉ, एज पर आवर ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, इम्पोर्ट पॉलिसी। ठीक है। अब ये हो ये रहा है कि ये कपड़ा जाता है दुबई, दुबई में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनता है चाइनीज़ का, और फिर ये कराची और दूसरे पोर्ट्स के ऊपर आता है। इसकी जो प्राइसिंग है वो बड़ी अजीब किस्म से प्राइसिंग की हुई है कि जितने का यान की जो वैल्यू होती है उससे 10-15% इसमें आप ऐड करके वो जो एक फार्मूला बना वो है, उसके तहत ये कपड़ा रिलीज होता है। तो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स तो फिर गए काम हाँ, से? तो यही हुआ ना खलील साहब के, वो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो आहिस्ते आहिस्ते एक ज़माने में 100 समझ लें कि आप 10,000 वाटर जेट लूम्स इसके ऊपर चलती थी, आज हार्डली 2,000 लूमें रह गई हैं इसके ऊपर। ऐसे ही इसकी प्रोसेसिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, 25-30-40 प्लांट होंगे डाइंग प्रोसेसिंग के, आज होंगे 5-7। ये सब ठीक है। सबसे बड़ा इसके अंदर जो इशू रहा है कि इंडिया, अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग इंडिया ने ये हमें ज़रूर दिया हुआ है MFN स्टेटस, आप लोग बड़ा सुनते होंगे। जी जी जी। मैं तो खुद एक्सपोर्ट किया है, मैं तो खुद एक्सपोर्ट किया है फैब्रिक इंडिया। जो इनका टैरिफ था उसके मुताबिक मेरे कपड़े के ऊपर इंडियन 25 रुपीज़ ड्यूटी और सेल टैक्स और सब लगना था। मेरा जो इम्पोर्टर है उसको एंड में कॉस्ट किया 90 रुपीज़ MFN के बावजूद। सर जी वो उन्होंने बड़े सिस्टम किए हुए हैं और कहते हैं कि हमने आपको MFN दिया हुआ है, आप ही हमें दे दें। यानी कि हम जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान यहाँ पर भी मतलब ये चीज़ों को ये थोड़े ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की उसमें आते हैं डोमेन में। देखिए ना, वो अपनी इंडस्ट्री से मोहब्बत करते हैं ना, या उनसे मतलब 25 से 90 पे आ गए। हाँ, जी। इसका मतलब क्या है कि वो डिस्करेज करना चाह रहे हैं ना। एग्जैक्टली, ठीक है ना, व्हाट आई एम सेइंग। या वो अपनी इंडस्ट्री से मोहब्बत करते हैं और हम शायद अपनी इंडस्ट्री से मोहब्बत नहीं करते। मैं इस तरीके से तो नहीं कहूँगा, लेकिन यही होगा ना। नहीं, ये तो कहना चाहिए हमें। देखें, जब इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं होगी तो यही कहेंगे ना हम। सर जी वो तो बिल्कुल सही बात है। अब ये हिकअप्स है ना, ये अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये सब चीज़ें थोड़ी सी हिकअप्स ये सब जो इसको क्रिएट की जाए तो डोमेस्टिक एटलीस्ट चलें। एक्सपोर्ट तो एक बात है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट इस वक्त 75% जो है वो ये जो कपड़ा जिसको मैंने आपको कहा कि वो आता है दुबई से या स्मगल होकर आता है, वो सब 75% ऑफ द मार्केट स्मगलिंग कहें ना, अफगान ट्रांजिट जी, स्मगल्ड फैब्रिक ने कवर की हुई है। हम लोगों का शेयर जो है ये इस इंडस्ट्री का वो 25% रह गया है। आप गुजरांवाला को चेक करिएगा, कभी गुजरांवाला आपका जाने का, वहाँ पर बहुत ही फ्लोरिशिंग ये इंडस्ट्री होती थी। आप उनसे पूछिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि तकरीबन 70% लोगों ने ये काम बंद कर दिया है, वो कुछ और काम कर रहे हैं। हमारे गुलाम दस्तगीर साहब भी गुजरांवाला से, वो भी बड़े इस बात से वरीड हैं। आप खुर्रम दस्तगीर साहब की बात? जी हाँ, अपने कॉमर्स मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब, गुजरांवाला ना, एंड ही नोज अबाउट दिस इशू, ही इज अवेयर ऑफ इट, बट समहाउ ही हैज़ नॉट बीन एबल टू वो उसको किस तरीके से ये सॉल्व किया जाए वो अभी तक वो हैंडल नहीं कर पा रहे, यानी उसको सोल्यूशन बहुत सी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही ना, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है अभी से। तो बहरहाल ये तो बात मैंने आपको एक इंडस्ट्री के हवाले से बताई कि अगर ये इंडस्ट्री, देखिए मैंने जैसे शुरू में कहा था आपको कि कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो तो आपके क्रॉप की साइज़ के ऊपर है, बिल्कुल ठीक, और आप 5-10%, 15% इंपोर्ट कर लेंगे, दिस इज़ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ना। लेकिन अगर आपको अपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का और गारमेंट को बूस्ट देना है तो ये फैब्रिक को आपने एक्सपोर्ट में अपने मैट्रिक्स में लाना है। इसकी अगर वियतनाम है, आप वियतनाम का आप स्टैटिस्टिक्स चेक कर लें, इनका जो पॉलिएस्टर और सिंथेटिक फैब्रिक्स का एक्सपोर्ट जो है या गारमेंट्स का, वो कॉटन प्रोडक्ट्स और कॉटन से ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा जो USA का जो इंपोर्ट है
मैं एग्जैक्ट तो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन आई थिंक इज़ 50-50. 50% इज़ कॉटन और 50% ये आर्ट सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं. तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, बट देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज फॉर दिस इंडस्ट्री, और वो इश्यूज को जो है वो गवर्नमेंट को विल हैव टू कम टू एड्रेस दिस इशू. अल्लाह करेगा वो वक्त लाजमी आएगा. हनीफ साहब, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट. होगा इंशाल्लाह होगा. अच्छा ये बताएं कि टैक्सेशन सिस्टम रिग्रेसिव है? सर जी देखिए, माशाल्लाह से इसाक डार साहब ने जब से संभाला है 3150 बिलियन तो रिकवर 3.1 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट उससे ज़्यादा अचीव कर लिया. और इसके अलावा माशाल्लाह से आप लोग टीवी के ऊपर हर रोज़ बोलते भी हैं कि कोई टैक्स नहीं देता है. तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये 3150 बिलियन आया कहाँ से. ये तो मैं रोज़ सोचता हूँ. सही. कि वो सब जो भी है टैक्स कोई नहीं देता, टैक्स कोई नहीं देता, तो टैक्स नहीं दे रहे तो फिर ये कहाँ से आया पैसा? 3000 अरब रुपए कहाँ से आया? सही है ना जी, ठीक है ना जी. अब बहुत अच्छी बात है, और आई थिंक जो लोग नहीं है टैक्स निज़ाम के अंदर उनको भी गवर्नमेंट को लाना चाहिए और उनको भी आना चाहिए. दिस इज़ द वे फॉरवर्ड. देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट अबाउट इट एंड देयर इज़ नो डिस्कशन अबाउट इट. द थिंग इज़ दैट आप जो है वो FBR को इतने भी इस किस्म के पावर्स भी ना दे दें कि वो आपको जो है वो लोगों को हैरेस करें, ब्लैकमेल करें, और जो लोग ऑनेस्टली टैक्स दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी तंग करें. देखिए जो अभी जो मोडस ऑपरेंडी बन गया है कि आप पहले एक जनरेट कर दो एक नोटिस. अब जब नोटिस जनरेट हुआ पहले डराएं तो खलील साहब गए वहाँ. अब खलील साहब को या हनीफ साहब को ये तो नहीं मालूम है कि कानून कितना है. तो फिर वो मैं गया किसी अपने लॉयर के पास, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा प्रोसेस. मैंने फीस स्टार्ट करें तो कॉस्ट यहाँ पर लगी, फिर वहाँ जाएंगे तो फिर आखिर में असल काम पीछे छोड़ दें, इन कामों में लग जाए आप. जी दिस हैज़ टू, इसाक डार साहब को ये ज़रूर इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि इतने ज़्यादा एक्सेसिव पावर्स जो है ना वो रिग्रेसिव हैं ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए रिग्रेसिव हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई हुकूमत चेक नहीं करे, ऑडिट नहीं करे, ये सब चीज़ें तो करे, लेकिन देयर हैज़ टू बी लिमिट्स. हाँ, सबके जैसे हमारे पास हमारे को भी एक सर्कल में आपने रखा हुआ है, ऐसे आपके जो अफसरान हैं उनको भी एक सर्कल में होना चाहिए. जो वो लिख देते हैं ना मे एट द डिस्क्रिशन, वो जो है सब चीज़ों को कवर करता हुआ चला जाएगा. मतलब आपको ये फीलिंग शायद देना चाह रहे हैं कि अगर ये ना हुआ तो आपकी खैर नहीं है. जी, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो बस समझ आए आप. जी सर. अच्छा ये बताएं हनीफ साहब कि हम ये कहते थे कि यार GSP प्लस फैसिलिटी मिलेगी इंशाल्लाह, 1 से 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं. उससे तो देखें 28 मेंबर कंट्री थे ना EU में. चलें अब अगर 27 भी हो गए हैं तो आप दो चीज़ों के बारे में, एक तो ये बताएं कि GSP प्लस फैसिलिटी से फ़ायदा आखिर हम क्यों नहीं उठा पाए? इसमें क्या वाकई हुकूमत का फॉल्ट है या फिर हमारी इंडस्ट्री के लोग कुछ कर नहीं पाए? नंबर 1. नंबर 2 कि अब चूँकि EU अलग हो गया, EU की अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो अगर सिर्फ हम टेक्सटाइल की बात करें तकरीबन 1 से 1.5 अरब डॉलर की टेक्सटाइल सिर्फ मेरे ख्याल में कम से कम EU जाती है, UK जाती है. तो अब UK अगर बाहर आ गया तो 1 से 1.5 अरब डॉलर का ये जो डिफरेंस है, इससे क्या कोई डिच लगेगी हमारी इंडस्ट्री को? और EU के जो 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं, GSP प्लस फैसिलिटी जो 2017 तक हम अवेल कर सकते हैं, कोई फ़ायदा उठा पाएंगे? 2017 तक है ना ये, तो इनको तो एक्सटेंशन की बात हो रही है ना. देखिए सर, अगर ये मैं ये समझता हूँ कि GSP प्लस से जो हम लोग एक्सपोर्ट आपके या स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने इसका इतना बड़ा फ़ायदा नहीं उठाया. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये नहीं होता तो शायद हमारा एक्सपोर्ट और भी कम होता. रियली? यस, आई थिंक सो. आप इसके सपोर्टर हैं? यानी मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक्सपोर्ट मज़ीद कम हो जाता, क्योंकि देखिए वो और जो कंट्रीज़ हैं वो उनके जो उनसे कम्पीट करना
जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यूटिलिटी की कॉस्ट है, उस कॉस्ट को दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारी डेफिनेटली ज़्यादा है। अच्छा, यानी ओवरऑल अगर देखें तो जो हमारी एक्सपोर्ट होती है कोई 20% तो मेरे ख्याल में कोई जीरो रेटेड है, कोई 70% के करीब कोई प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है ना, ऐसे ही है ना। और प्लस वो सब्सिडी भी दे रहे हैं, ये कंट्रीज़ जो हैं सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं अवेलेबल है। मैं वो एक अलग बहस है कि वो कितनी मिलनी चाहिए और क्या होना चाहिए, लेकिन देखिए अगर वो GSP प्लस नहीं होता तो फिर ये 8% ड्यूटी हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगती है। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो लग रही होती तो वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने पूरा फ़ायदा उठाया, तो वो नहीं। वजूहात जो हैं सर, किसका फॉल्ट है? इंडस्ट्री का, हुकूमत का? सबसे ज़्यादा तो मैं इंडस्ट्री को दूंगा। क्यों? मैं अपने वालों को ही दूंगा। नहीं क्यों? वी हैव नॉट बीन क्रिएटिव, वी हैव नॉट बीन एग्रेसिव। ये भी हमारा, देखिए हमारा फॉल्ट है। बिल्कुल ठीक है, वी हैव टू एग्री ऑन दैट। वी हैव नॉट बीन दुनिया के साथ मिलकर नहीं चल रहे ना, हम देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, हम भी कुछ करें। सर जी, हमको एग्रेसिव बनना चाहिए था। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं एग्रेसिव हैं, काम कर रहे हैं, दे हैव इंक्रीज देयर वॉल्यूम्स। लेकिन हमारे बहुत सारे जो हैं वो कंटेंट हैं हम लोग के, अल्लाह का शुक्र है, चलते जो चल रहा है चलने दो, इस तरीके से है। या वो किसी और चीज़ के अंदर वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया या व्हाटएवर। लेकिन मैं सिर्फ अगर पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स ये जो अपने आप को नई प्रोडक्ट्स लेकर ये एग्जीबिशंस होती हैं, देखिए यूरोप में कितनी एग्जीबिशंस होती हैं। हम लोग हाइमटेक्स में जाते हैं, जर्मनी में हर साल जाते हैं, और हमारे यहाँ से पूरे पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनीज जाती हैं, मोर देन 150 और समथिंग आई थिंक। ऐसे ही टेक्स वर्ल्ड है, ऐसे ही और पेरिस में होता है। वी हैव टू show to the world what we are making. Maybe ठीक कह रहे हैं, it is expensive, it is expensive. अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसके अंदर खैर TDAP जो है वो पवेलियन ऑर्गेनाइज करता है और उसको सब्सिडाइज भी करता है, लेकिन TDAP हैज़ टू गो मोर एग्रेसिव टू डू मोर। मतलब उसका कोई भी चीज़ परफेक्शन पर तो नहीं है ना, उसमें गुंजाइश तो बहुत रहती है हर चीज़ में एक्सपांड करने की। तो अगर TDAP जो है, जो मुनीर साहब काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मुनीर साहब फिक्र नहीं कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी रिजल्ट आएगा। देखिए कोई भी काम अभी जो ये जब से ऑयल की प्राइसेस घटी तो हर चीज़ की प्राइस घटना शुरू हो गई। अब अगर फ़र्ज़ कीजिएगा आप कंज्यूमर हैं तो आपने भी सोचा कि ऑयल घटा है तो मैं ये मोबाइल फ़ोन भी नहीं खरीदूँ, 3 महीने के बाद मोबाइल फ़ोन भी सस्ता हो जाएगा। सही बात है। दिस इज़ ऑल्सो कॉमन परसेप्शन है ना, दिस इज़ अ कॉमन परसेप्शन ना। तो जब ऑयल गिरा तो सब सारी दुनिया के अंदर स्क्वीज़ हो गई बाइंग, कमोडिटीज़ की प्राइसेस में काफ़ी कमी तो स्क्वीज़ हो गई बाइंग। ये इसने हमारे एक्सपोर्ट को डाउन किया। एक और चीज़ हुई है मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो वॉर्स हो रही हैं, ये इन्होंने हमारे एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। एंड सैन हनीफ लाखानी साहब, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। यू वेलकम। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।